नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं और ये जो आज की वीडियो है ये कक्षा 8वीं का एक प्रैक्टिस सेट पेपर है सत्र 23 और 24 का और विषय सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस सेट पेपर है बेटा 2023 और 24 का। तो ये प्रैक्टिस सेट पेपर कक्षा 8वीं का है, सामाजिक विज्ञान विषय का, और 60 नंबर का है और जो समय है इसका 2.5 घंटे का है। तो ये एक तरीके से प्रैक्टिस सेट पेपर इसलिए आपको दिया जाता है ताकि आप उस प्रैक्टिस सेट पेपर के माध्यम से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और कई बार ये प्रैक्टिस सेट पेपर इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसमें से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस फाइनल पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ आपको सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। तो इन सामान्य निर्देशों को आप देख पा रहे हैं, तो सीधे हम अपने प्रश्नों पे चलते हैं। तो हमारे प्रश्न शुरू होते हैं यहाँ से खंड का। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सुनहरा रेशे के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, जूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1756 में डैश मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो 1756 में किसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान जो था सिराजुद्दौला का नाना था और अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो है ये बंगाल का नवाब बनता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हंगरी देश के साथ हमारे देश के संबंध किस प्रकार के होने चाहिए, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किस सरकार के पास है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार। ठीक है, किसी भी देश से हमारे संबंध जो है वो निर्धारित कौन करती है, वो केंद्र सरकार करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, तो उसका जो सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर है बी, चावल। ठीक है, काजू, कपास और चाय ये तीनों रोपण कृषि के उदाहरण होते हैं, लेकिन चावल जो है ये रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग है। तो भारतीय संसद का कौन सा अंग है। तो देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं भारतीय संसद के अंग की, तो इसका जो सही ऑप्शन है प्यारे बच्चों तो इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा जो है ये भारतीय संसद का अंग होता है। अगर हम भारतीय संसद की अंग की बात करते हैं तो लोकसभा प्लस में राज्यसभा प्लस में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, ये तीनों ही संसद के अंग होते हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 1947 से पूर्व भारत में एकमात्र इस्पात का कारखाना डैश था। तो इस्पात का कारखाना जो 1947 से पूर्व बना था वो कौन था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टाटा आयरन एंड स्टील, जमशेदपुर। ठीक है, यानी टिस्को, इसको हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं, टाटा आयरन स्टील टिस्को। और इसकी स्थापना जो है प्यारे बच्चों साल 1907 में होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या है ऑप्शन नंबर ए, 543। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 543। नेक्स्ट आगे कहता है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की विशेषता है। तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। तो उसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शक्तियों का बंटवारा। भारतीय संविधान में शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं का कालक्रम
अनुसार लगाकर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं, प्लासी की लड़ाई ये होती है साल 1757 में, ठीक है। मीर जाफर का दूसरी बार नवाब बनना, इसके बाद मीर कासिम का नवाब बनना, और बक्सर की लड़ाई। तो देखिए, बक्सर की लड़ाई होती है साल 1764 में, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर, यहाँ देखिए आप, इधर ये है, प्लासी की लड़ाई जो है साल 1757 में होती है, और बक्सर का युद्ध होता है साल 1764 में, ठीक है। तो साल 1757 में, इसका मतलब ये हमारा नंबर 1 पे सबसे पहले है। तो इसका जो सही जवाब प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी पहले प्लासी की लड़ाई, फिर मीर जाफर का दूसरी बार नवाब बनना, और इसके बाद मीर कासिम का नवाब बनना, और फिर लास्ट में बक्सर की लड़ाई 1764 में। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे देखिए, जनसंख्या पिरामिड क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहता है। अनुच्छेद 17 जो है ये कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत को समाप्त करना। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 का 12th, सालाबाई की संधि किनके मध्य होती है। तो प्यारे बच्चों, सालाबाई की संधि जो होती है ये होती है अंग्रेजों और मराठों के बीच में। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, अंग्रेज और मराठा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह की मृत्यु रंगून में हुई थी। तो रंगून में किसकी मृत्यु होती है, ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर। चलिए आगे देखते हैं, आगे सवाल है, मनीषा के समानता के अधिकार का हनन किया गया है एवं उसे इसके लिए अदालत जाने से भी रोका जा रहा है। बताइए मनीषा किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है। अगर उसके समानता के अधिकार का, अगर उसके समानता के अधिकार का हनन हो रहा है और उसे अदालत जाने से भी रोका जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कौन से मौलिक अधिकार का हनन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, क्योंकि इस अधिकार के माध्यम से आप अदालत जा सकते हैं। चलिए आगे कहता है, क्वेश्चन में यहाँ हमें संकल्पना और कारण दिए हैं। तो इसका संकल्पना दी है, वनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि वन हमारी संपदा है। तो हमारा संकल्पना भी सही है और इसकी सही व्याख्या कारण भी कर रहा है। तो इसका जो सही जवाब है प्यारे बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब दोनों सही है और कारण जो है वो संकल्पना की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, अब यहाँ से शुरू होते हैं खंड का खाके का सवाल, ठीक है। तो जैसे पहला दूसरा प्रश्न आपको दिया है, हास्यकरण से निपटने के कुछ उपाय जो है सुझाव दीजिए। तो हास्यकरण से निपटने के उपाय, तो देखिए जैसे हम अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, है ना। अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार में हमारे दो अधिकार हैं प्यारे बच्चों, एक है अनुच्छेद 15 और एक है अनुच्छेद 17। ये दोनों हमें मौलिक अधिकार जो हैं ये हमें हास्यकरण से निपटने के लिए बड़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 15 में हमें धर्म, जाति, लिंग आधार पर भेदभाव, जन्म स्थान, मूल वंश, नस्ल के आधार पर भेदभाव अगर कोई करता है तो हम ये जो है एक दंडनीय अपराध है। तो इसकी बात अनुच्छेद 15 में की गई है। और अगर कोई समाज में किसी तरह की अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को फैलाता है तो ये एक दंडनीय अपराध है, क्योंकि अस्पृश्यता का अंत या जो अनटचेबिलिटी होती है उसको एबॉलिश करना, ये किस में बताया गया है, ये बताया गया है आर्टिकल 17 में, ठीक है। तो ये दोनों ही हास्यकरण से निपटने के एक तरीके हैं, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17, ये दोनों ही हमारे मौलिक अधिकारों में आते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, आगे कहता है हास्यकरण के दुष्परिणाम बताइए। देखिए हास्यकरण के अगर हम दुष्परिणाम बताएंगे तो पहला इसका दुष्परिणाम क्या होगा, इससे एकता का अभाव होगा, समाज में एकता का अभाव होगा, ठीक है, आगे एकता का अभाव होगा। और नेक्स्ट इसमें आगे अगर हम देखें, दूसरा अगर पॉइंट अगर है इसमें असमानता,
असमानता में क्या होगी, असमानता में वृद्धि होगी। तो जैसे जैसे हाशिएकरण बढ़ेगा वैसे ही वैसी असमानता में वृद्धि होगी, ठीक है, असमानता बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हाशिएकरण जो है ये एक तरीके से सोसाइटी के लिए क्या है, हार्मफुल होता है, ठीक है। ये न केवल असमानता को बढ़ाता है और दूसरा ये हमारे देश में एकता का अभाव पैदा करता है, एकता का अभाव पैदा करता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपके यहाँ से हो सकते हैं। आगे कहता है प्रश्न नंबर 3 में, भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने में प्लासी की लड़ाई का महत्व बताइए, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर पे चलते हैं हम। तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि जब अंग्रेज 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतते हैं तो इसका एक परिणाम क्या होता है कि सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। जो सिराजुद्दौला होता है ये प्लासी का युद्ध क्या हो जाता है, हार जाता है, ठीक है। प्लासी का युद्ध हार जाता है और इसके बाद युद्ध हार जाने के बाद बंगाल पर किसका राज हो जाता है, बंगाल पर अंग्रेज़ों का जो है वो नियंत्रण हो जाता है। और तीसरा, राजस्व के जो अधिकार होते हैं, राजस्व के अधिकार वो किसके हाथ में आ जाते हैं, वो अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाते हैं। तो जब प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला हार जाता है तो बंगाल पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो जाता है और राजस्व संबंधी जो अधिकार होते हैं वो अंग्रेज़ों के कंट्रोल में हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। चलिए चलते हैं। तो जो बच्चे बेटा चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण बताइए। तो चलते हैं भूमि निम्नीकरण के कारणों को देखते हैं हम। तो देखिए, अगर हम भूमि निम्नीकरण की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो निम्नीकरण में क्या आएगा, निम्नीकरण में पहला पॉइंट आता है वनों की अंधाधुंध कटाई, ठीक है। वनों की क्या होती है, जब बहुत बड़ी मात्रा में अंधाधुंध कटाई की जाती है तो इससे भी क्या होता है, इससे भी भू का निम्नीकरण होता है, ठीक है। दूसरा क्या बोल सकते हैं हम कि रासायनिक 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 कीटनाशक, जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं और उर्वरक होते हैं उनका अधिक मात्रा में इस्तेमाल, ठीक है। तो वनों की कटाई ज़्यादा मात्रा में करने से भूमि का निम्नीकरण होता है और ज़्यादा मात्रा में रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का इस्तेमाल जब ज़मीन पर किया जाता है तो वहाँ से भी भूमि का निम्नीकरण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 5 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अपने विचार प्रकट कीजिए, ठीक है। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या होता है कि इसमें जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग के पूरे पार्क को अंग्रेजी फौज जो है घेर लेती है, क्योंकि वहाँ पर पंजाब में जलियांवाला बाग कहाँ पर है प्यारे बच्चों, ये है पंजाब अमृतसर में, ठीक है। तो पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जलियांवाला बाग में बहुत बड़ा मेला और लोग जो है रॉल एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जनरल डायर जो है उन पर गोलियां चलवाते हैं और इस हत्याकांड में बहुत बड़ी मात्रा में लोग मारे जाते हैं, जिसका जिम्मेदार जनरल डायर को बताया जाता है, ठीक है। तो ये घटना 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन घटती है। तो आज भी इतिहास में इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 5 का ही अथवा में, कहता है रॉलेट सत्याग्रह की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसके रॉलेट सत्याग्रह की विशेषताएं, तो चलते हैं हम इसके आंसर पे। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, रॉलेट सत्याग्रह जो है ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, ठीक है। हालांकि ये मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था,
पर अप्रैल 1919 में देश में हर जगह जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी यानी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में जो है किया गया हत्याकांड इस दमन का ही हिस्सा था। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो प्यारे बच्चों, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 जो है यहाँ से खंड गा शुरू होता है हमारा। कहता है राज्यसभा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो राज्यसभा की विशेषताएं अगर हम बात करते हैं तो पहले इसके सदस्यों की संख्या की हम बात करते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं प्यारे बच्चों, वो हैं टोटल अभी वर्तमान में 245। ठीक है, 245 हैं, ये इसके सदस्य हैं। दूसरा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ठीक है, ये कभी भंग नहीं होती। ठीक है, और तीसरा, राज्यसभा के सदस्यों का जो टाइम पीरियड होता है, राज्यसभा के सदस्यों का मतलब जो उसके मेंबर होते हैं, सदस्यों का टाइम पीरियड होता है, जो समय काल होता है, समय काल होता है, वो कितने वर्ष का होता है? वो होता है 6 वर्ष का। तो 6 वर्ष का समय काल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। इसमें 245 सदस्य हैं और ये कभी भंग नहीं होती। ठीक है, इसमें हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट, इसे उच्च सदन बोला जाता है, उच्च सदन बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है अथवा में लोकसभा की विशेषताओं को बताना है। तो देखिए, लोकसभा की अगर हम विशेषता बताएं तो ये क्या होता है? ये निम्न सदन होता है, निम्न सदन होता है। दूसरा, अगर हम इसके सदस्य की बात करते हैं तो 543 इसके वर्तमान में सदस्य हैं। तीसरा, हम बोल सकते हैं कानून बनाने में ये राज्यसभा की, कानून बनाने में राज्यसभा की क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, यानी दोनों आपस में मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट, ये भंग हो सकती है, मतलब लोकसभा जो है भंग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से ये 4 पॉइंट आप कर सकते हैं। इसके टाइम पीरियड की बता सकते हैं कि इसका 5 साल का जो है टाइम पीरियड होता है, तो अपना टाइम पूरा होने के बाद ये भंग हो जाती है। ठीक है, और इसके दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में देखिए, कहते हैं भारतीय शिक्षा को लेकर प्राच्यवादी परंपरा के दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसके आंसर को। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आप अगर हम बात करते हैं, ये देखिए, सन 1783 में विलियम्स जॉन नामक एक सज्जन ने कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून में माहिर होने के साथ साथ जॉन एक भाषाविद भी थे और उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन भाषा में अध्ययन किया। ठीक है, वे फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों जानते थे और अपने दोस्तों से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। तो यहाँ पे हमें प्राच्यवादी शिक्षा और उनकी परंपरा को बताया गया है कि ये लोग जो है अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज था वो विलियम्स जॉन था, और ये विलियम्स जॉन जो है ये प्राच्यवादी विचारधारा का था, जो अंग्रेज़ों की जो भाषा है, अंग्रेज़ों की जो इतिहास है, उसको भारतीय इतिहास से बेहतर समझता था। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न दिया है भारतीयों की शिक्षा के संबंध में महात्मा गांधी का दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं महात्मा गांधी के दृष्टि। तो यहाँ देख सकते हैं आप, महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता की शिक्षा केवल भारतीय भाषा में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजों में दी जा रही शिक्षा भारतीय को अपाहिज बना देती है और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से कटा दिया जाता है। उन्हें अपनी ही मातृभूमि में अजनबी बना दिए गए। इस ड्राइव में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेज शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। तो यहाँ पे महात्मा गांधी के कुछ विचार दिए गए हैं जो अपनी भारतीय भाषा को लेकर शिक्षा देने के संदर्भ में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ आप फोटो देख पा रहे हैं, इस फोटो में महात्मा गांधी इधर बैठे हैं, ये महात्मा गांधी है और ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी के शिक्षा पे कुछ अपने विचार थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे।
आगे क्वेश्चन में आपको दिया गया है खंडा में मृदा संरक्षण के उपाय बताइए। तो मृदा संरक्षण के उपाय को देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, मृदा संरक्षण के कुछ उपाय हैं। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो देखिए क्या है, मल्च बनाना, ये मृदा संरक्षण का एक उपाय है। आप इसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वेदिका फार्म, जो है क्या नाम है, मृदा संरक्षण का है। समुच्च रेखीय जुताई और रक्षा मखेलाएं, ये जितनी भी है सब ये ज़मीन के संरक्षण के यानी मृदा के संरक्षण के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न है 9, स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं इसके आंसर को। तो यहाँ आप देख सकते हैं आंसर को, ठीक है। तो न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका की ज़रूरत क्यों होती है? देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि समय पर फैसले जो है वो आ सके। स्वतंत्रता का ये अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के पक्ष में फैसला सुनाएंगे। तो अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो न्यायाधीश नेता के पक्ष में ही फैसला सुनाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता है। हाँ, इसीलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है ताकि वहाँ पर जो ताकतवर और जो नेता लोग हैं उन पर जो है न्यायपालिका नियंत्रण कर सके, ठीक है। यानी न्यायपालिका जो है ये कार्यपालिका और विधायिका पे नियंत्रण करती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपको पूछा गया है, जनहित याचिका का क्या महत्व है। तो देखते हैं इसके आंसर को, चलते हैं। तो यहाँ से आप इसका आंसर इस पैराग्राफ से देख सकते हैं, ठीक है। तो जनहित याचिका, इसको PIL भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था को विकसित किया था। तो जनहित याचिका भी बोल सकते हैं, जिसमें गरीब लोगों के लिए जो है वो NGO के माध्यम से याचिका कोर्ट में दायर की जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बेटा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ प्रश्न नंबर 10 है। आपको एक गाद्यांश दिया है, उसके आंसर्स हमें ढूंढने और क्वेश्चन हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, कहता है किसके शासनकाल में जाटों ने दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। किसके टाइम पीरियड में, किसके शासनकाल में जाटों ने दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है चूड़ामन, ठीक है, चूड़ामन, चूड़ामन। नेक्स्ट, जाट शासकों के प्रभुत्व में स्थित किसी व्यापारिक केंद्र का नाम लिखिए। तो देखिए, व्यापारिक केंद्र के अगर हम नाम लिखते हैं तो ये दोनों हो सकते हैं व्यापारिक केंद्र, पानीपत और बल्लभगढ़, ठीक है। चलिए आगे कहता है, दिल्ली पर नादिर शाह ने कब आक्रमण किया, क्या परिणाम थे। तो दिल्ली पर नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1739 में इसने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा और दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति ने भरतपुर में शरण ली। मतलब दिल्ली को उसने क्या किया, खाली कर दिया। और दिल्ली पर ना केवल इसने बादशाह को हराया बल्कि बहुत सारे खजाना जो है वो नादिर शाह अपने साथ लूट कर ले गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमें एक प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 11। यहाँ भी हमें एक गाद्यांश दिया है। तो पहला प्रश्न कहता है, मानव निर्मित पर्यावरण का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो मानव निर्मित पर्यावरण का एक उदाहरण है प्यारे बच्चों, हम इसे लिख सकते हैं कार। प्रकृति पर्यावरण का क्या अर्थ होता है। तो प्रकृति पर्यावरण का क्या अर्थ होता है, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं इसका, प्रकृति पर्यावरण में पाए जाने वाली जीव और अजीव परिस्थिति दोनों शामिल होती है, ठीक है। तो प्रकृति पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया जाता है जिसमें जीव और अजीव दोनों परिस्थितियाँ पाई जाती है, ठीक है। आगे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, मानव पर्यावरण प्रकृति पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन करता है। मानव प्रकृति पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन करता है। जब मानव की मांग जो है वो बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो मानव अपनी उस मांग को पूरा करने के लिए, अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए प्रकृति पर्यावरण में परिवर्तन करता है, ठीक है। तो यहाँ से आप
जो है तीनों प्रश्नों के आंसर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है विधायक किसे कहते हैं। ठीक है, तो विधायक कौन होता है, चलिए देखते हैं इसके आंसर्स को। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं विधायक किसे कहते हैं, तो विधायक क्या होता है, ये एक तरीके से निर्वाचित व्यक्ति होते हैं। निर्वाचित व्यक्ति, वह निर्वाचित व्यक्ति जो विधानसभा में वह निर्वाचित व्यक्ति जो विधानसभा में बैठते हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो विधायक कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, विधायक कहलाते हैं। तो वह निर्वाचित व्यक्ति जो विधानसभा में बैठते हैं, हम उन्हें विधायक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है विधानसभा में किसी एक कार्य को लिखिए। तो विधानसभा का कोई एक कार्य क्या है, कानून बनाना। ठीक है, विधानसभा का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कानून बनाने का। अगला प्रश्न कहता है विधानसभा में लिए गए निर्णयों की जानकारी हमें किस प्रकार प्राप्त होती है। तो विधानसभा में जो हमें जानकारी मिलती है वो कैसे मिलती है, इसकी जानकारी हमें मिलती है समाचार चैनल और समाचार पत्रों के माध्यम से हम विधानसभा में मामलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 13 में पहला पैराग्राफ दिया है। जैसे 13 का फर्स्ट सवाल है, भूमि संरक्षण के किसी एक उपाय का उल्लेख कीजिए। तो भूमि संरक्षण का कोई एक उपाय क्या है, देखो अगर हम बात करते हैं वन रोपण, ठीक है, ये भूमि संरक्षण का एक उपाय है। ठीक है, आगे कहता है हमसे प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए क्यों जरूरी। तो प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए जरूरी क्यों है, ठीक है, देखिए हम कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन जो है इनके समाप्त होने का डर पैदा हो गया है, इसीलिए विनाश की वर्तमान आवश्यकता को रोकना चाहिए। ठीक है, ताकि हम प्रकृति संसाधन में किसी तरह की छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जो होता है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इन प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जो है वो सतर्क रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। ठीक है, और हानिकारक रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तभी हम अपने प्राकृतिक संसाधन यानी भूमि और हवा को साफ रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, बढ़ती हुई जनसंख्या किस प्रकार वन भूमि विनाश का कारण है। ठीक है, तो वन भूमि विनाश का कारण क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या। तो यहाँ देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या, इसकी मांग और कारण वन भूमि और कृषि की भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें हमें 5 स्थान भरने हैं। हमें स्थान 1 2 3 4 5, हमें एक कोई 5 भरने हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो सीधा हम अपने प्रश्न पे आते हैं। तो देखिए हम इसके मैप को देखते हैं। तो यहाँ हमारा मैप है, तो यहाँ पर हम इसे भरना है। तो देखो बेटा, ये वाला जो एरिया है ये तो है झांसी का। ठीक है, झांसी का है। इसके बाद आपसे पूछा गया बनारस, बरेली, दिल्ली, अलीगढ़। ठीक है, झांसी तो हमने भर दिया है। तो पहले हम दिल्ली और अलीगढ़ को देखते हैं। तो देखिए दिल्ली कहाँ है हमारी, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला, ये है हमारी दिल्ली। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा इधर हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा, देखते हैं इसका। तो यहाँ यूपी में इधर हो जाता है अलीगढ़। ठीक है, अलीगढ़। आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा गया है, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली हो गया, अलीगढ़ हो गया, झांसी भी हो गया है, कानपुर, बरेली। तो झांसी मैंने आपको बताया था, ये हमारी झांसी है, ये हमारी दिल्ली है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अब देखते हैं हम इसमें अलीगढ़, ये इधर हमारा अलीगढ़ हो गया है, अलीगढ़। ठीक है, और इसके नीचे आएंगे तो एक कानपुर हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा झांसी। ठीक है, और कानपुर हो गया है। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा अगर हम और दिखा देंगे तो यहाँ आ जाएगा बरेली। ठीक है,
बरेली। एक और रह गया है बनारस। देखिए बनारस है, बनारस जो है हमारा प्यारे बच्चों, इधर है बनारस। बनारस, ठीक है। तो यहाँ हमारे सभी प्रश्न जो है पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बेटा। तो जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेटा। और जो बच्चे वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूँ आप बच्चों के लिए वीडियो बनाने में, ठीक है। तो मिलेंगे हम अब अगली वीडियो में। आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिएगा, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और साथ ही साथ अपना ध्यान भी रखिए, ठीक है। चलते हैं, मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो पे। थैंक यू।